था वो भी आज छूटे नहीं। लेकिन आप बात इस वक्त बिहार में पकड़े गए पीएफआई के आतंकवादियों की। हमारे साथ गेस्ट पैनल है, मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज चर्चा में डॉक्टर डीके दुबे जी है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं और अपनी बात मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ रखने के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र खुराना जी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट है और हिंदू जागरण अभियान चलाते हैं और भी कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए। हमारे साथ सुदर्शन के ब्यूरो चीफ अंजनी कुमार पांडे है जो कि पटना से जुड़े हैं, वो भी इस वक्त का अपडेट क्या है ये बताएंगे। दुबे जी, मुझे लगता है आप भी इसके पहले मेरे साथ पीएफआई के शो पर जुड़ चुके हैं और मैंने तो 7, 8, 9, 10 में भी इसको लेकर सीरीज चलाई थी। अब तक कई दर्जन एपिसोड कर चुके हैं। हर बार हम मांग करते हैं, हर बार पीएफआई कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है लेकिन बैन नहीं हो पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकारों के दिमाग में निश्चित रूप से ये होगा कि पहले सिमी था, सिमी का कोई ऑल्टरनेट आया, आप ऑर्गेनाइजेशन बैन करते हैं तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सामने आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस समय की जो केंद्र की सरकार है या जो सरकारें हैं वो पूरे नेक्सस को पकड़ने के चक्कर में है कि पूरा नेक्सस पकड़ में है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को बैन करते हैं तो वो दूसरे ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, फिर पकड़ना और मुश्किल हो जाता है और उनको लाइफ 5-7 साल की दे दी जाती है। इसलिए ये जो नेक्सस पकड़ कर आ रहा है, और मैं आपको बताऊं ये कोई नई बात भारत में नहीं हो रही, ये तो 47 बल्कि 42 से लगातार हो रही है, 1942 से लगातार चल रही है। पाकिस्तान बनने के निर्माण में भी ये प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से भारत में लोग रोके गए। उस पर हम लोग एक शो आपका था जिसमें सलमान खुर्शीद की पूरी चर्चा हुई थी कि उनके परिवार के कितने लोग पाकिस्तान चले गए और कितने लोग हिंदुस्तान में रह गए। हम लोगों ने उस समय ये भी चर्चा की थी कि पार्लियामेंट में उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग रोके गए थे, बाद में धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान जाते चले गए अपना उद्देश्य यहाँ पर पूरा करके। जैसे जैसे वो जो करवाना चाहते थे संविधान में, सेकुलरिज्म डालना चाहते थे या माइनॉरिटी स्टेटस डालना चाहते थे और बहुत सारी चीजें, वो सारा करवाकर यहां से वापस चले गए। और फिर भारत में वो गेम सिर्फ एक जगह पर रुका था कि पॉपुलेशन कैसे बढ़े। अब चूंकि सैचुरेटेड पॉपुलेशन देश में हो गई है अब उनकी, इसलिए अब वो पूर्ण रूप से गेम खेलना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि अब जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी चैलेंज भारत के सामने है। और अब अगर अभी भी हम ना सुधरे और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर को हमने सही से मेंटेन ना किया और इन पर बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाइयां न की, तो मुझे लगता है कि भारत संकट में जा चुका है। अब इसको कैसे रोका जाएगा, ये सरकारी स्तर पर, लोगों के स्तर पर, जनता के स्तर पर, हम सभी को इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन ये पूरा नेक्सस पकड़ने की आवश्यकता है। इस एक संगठन या 2 संगठन इसमें नहीं है। आप देखते होंगे कि एक संगठन का नाम आता है, कानपुर दंगा आपने सुना होगा, एक संगठन का नाम आया, फिर एक सीरीज ऑफ संगठन का नाम आता है और ऐसे ही पूरे देश में आ रहा है। वो भले ही लीडिंग पीएफआई हो लेकिन उसने बहुत सारे और ग्रुप्स भी बना रखे हैं और देश में वो पूरा का पूरा उन्होंने जाल बिछा कर रखा हुआ है। इसलिए ये जो मुद्दा है ये आप उठाते हैं, इसके अतिरिक्त मुझे लगता है पूरे देश में इसको कड़ाई से उठाना चाहिए और इस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए, तभी कुछ सलूशन निकल सकता है। बिल्कुल आपने जो जनसंख्या का मुद्दा उठाया उसको हम कार्यक्रम के अंत में अवश्य चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी उस पर बोला है, तो आज वो भी एक मुद्दा मैं लेने वाला हूं। मैं दुबे जी, अगर हिंदू कोई शस्त्र पूजन करता है या किसी कार्यक्रम में निकलता है, इतना तो छोड़िए, जो हमारी कावड़ यात्रा चलने वाली है उस कावड़ यात्रा में भोलेनाथ का त्रिशूल नहीं लेके जा सकते, ऐसा भाजपा की ही सरकार कह रही है, लेकिन पीएफआई खुलेआम नंगे तलवारों को लहरा रही है, प्रशिक्षण दे रही है। देखिए, ऐसा है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट में इस पर बैन लगाते हैं और अपने अपने स्टेट में एक्शन लेते हैं। हाँ, ये बात कोई स्टेट अगर ये कहता है कि हम कुछ भी नहीं ले जाने देंगे तो किसी को नहीं ले जाने देंगे, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की पॉलिसी तो हम जानते ही हैं कि हमारे देश में तुष्टीकरण कब से कब तक और भरपूर चल रहा है। तो तुष्टीकरण ही हमारे देश की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश की समस्या है। जिस दिन हम तुष्टीकरण को समाप्त करके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल तरीके से ट्रीट करना शुरू करेंगे, उस दिन देश की 50% समस्याएं इस तरह की सॉल्व होने वाली हैं। तो अब ये राज्य सरकारों के ऊपर होता है कि वो राज्य सरकारें किसको तलवार चलाने देती हैं और किसको त्रिशूल भी उठाने नहीं देती हैं।
ये सब कुछ। और सरकारें कैसे बनती हैं? सरकारें तो हम और आप ही बनाते हैं। इसलिए ये जनता की जागरूकता की भी बात है कि वो किस तरह की सरकारें बनाएं ताकि वो एक्शन ले सकें। आप उत्तर प्रदेश का एक इलस्ट्रेशन है, और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख रहे हैं। कानपुर पर दंगा हुआ, 15 मिनट के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पर पहुंच गए और तुरंत एक्शन हुआ और बड़े दंगे को, बड़े हमले को रोका जा सका। तो मुझे लगता है कि ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है, राज्यों की, कि वो किस तरह से एक्शन लेते हैं और किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल। खुराना जी, कह रहे हैं स्टेट लेवल का तो है, इसमें 2-3 पार्ट है। मेरे को जहां तक ध्यान है, अगर मेरी कोई गलती है तो बताएं, सिमी जिसमें से ये पीएफआई निकला है, सिमी को तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पर ही प्रतिबंध किया गया था। दुबे जी बताएं अगर मेरी जानकारी थोड़ी गलत हो तो इसलिए सरकार राष्ट्रीय क्या ऐसा है दुबे जी? या जैसे पीएफआई भी कुछ राज्यों में पहले बैन था और उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर बैन किया, मतलब हम मांग कर रहे हैं, क्या पीएफआई सिमी भी पहले कुछ राज्यों में हुआ या डायरेक्ट केंद्र में हुआ था? होता क्या है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको पकड़ना शुरू करती हैं, बाद में वो एनआईए के पास जाता है, सेंट्रल एजेंसियां उस पर काम करना शुरू करती हैं। जो हमारे क्राइटेरिया बैन करने के हैं, उन क्राइटेरिया को जिस दिन फुलफिल करते हैं तो सरकार फिर उसको बैन करने की कार्रवाई शुरू करती है। ये सब हो। दुबे जी, क्या कारण आप मानते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पीएफआई पर बैन नहीं है? कारण क्या है? एक नहीं, आप कई कारण एक साथ बता सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बैन लगाया जा सकता है, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे बड़े नेक्सस को कैसे पकड़ा जाए उसकी पूरी विधि बना रहे होंगे, इसलिए उस पर समय लग रहा है। अदरवाइज पीएफआई पर, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि पीएफआई पे बैन लगाया जा सकता है और लगना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या एक पीएफआई या उसके सारे संगठनों को एक साथ कैप्चर करना चाहते हैं या फिर केवल पीएफआई को बैन करके और फिर दूसरे रास्ते खोलना चाहते हैं? इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात भी की, तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने उसको बैन भी कर रखा है, जैसे यूपी ने पूरा बैन कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने बैन करके रखा है, लेकिन अभी क्या है, वो बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने कई एक संगठन बना लिए हैं और उन संगठनों में सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कारण कुछ नहीं है, कारण यह है कि एक बड़ा नेक्सस पकड़ने का इंतजाम होगा कि इसको पूरा कैसे खोला जाए और एक एक चीज को कैसे पकड़ा जाए। हाँ, बस इतना सी जरूर मैं कह सकता हूं कि कहीं एक बड़े नेक्सस के चक्कर में इतनी देर ना हो जाए कि हम उसको पकड़ने की स्थिति में ना रहें। तो इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जिस समय हम इस पर एक्शन लें या जो हमारा टाइम है उस टाइम के अनुसार हम करें, ताकि इसकी समस्या बड़ी खड़ी ना हो सके। दूसरी बात ये भी रहती है कि बहुत सारी राज्य सरकारें, जैसा आप भी कह रहे हैं, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी हो भी सकती हैं जो उनके ऑल्टरनेट उन्होंने अपने यहाँ अनुमति दे रखी हो। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है सरकारें ध्यान देती हैं और होम मिनिस्ट्री निश्चित रूप से इस पर काम कर ही रही होगी, इसमें कोई शक मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतनी लेट ना हो जाए कि फिर वो करने का उसका कोई लाभ ना हो। इसलिए सरकारें ज़्यादा अच्छी जानती होंगी, हम लोग दूर से बैठकर बात कर रहे हैं, हम लोग डेटा के आधार पर बात कर रहे हैं, वो रियल में नीचे ग्राउंड पर क्या चल रहा है उस पर काम कर रहे होंगे, जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चाहिए। परिणाम पे चर्चा करते हैं, दोनों अतिथियों की एक एक कमेंट लेते हैं कि दुबे जी परिणाम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ उस समय जिन्ना ने, मैंने पहले भी बताया कि जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने सिर्फ एक कंडीशन रखी थी कि आपने हिंदुस्तान हमसे लिया था, हिंदुस्तान हमको वापस दो। जो संभव नहीं हो पा रहा था, तो उसने कहा कि हमको एक जमीन दे दो, हम बाद में हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। तो पाकिस्तान का निर्माण केवल वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं हुआ, पाकिस्तान का निर्माण ही हिंदुस्तान को फतेह करने के उद्देश्य से हुआ। नाना प्रकार के षड्यंत्र वहां से चलते हैं और यहाँ पर जो उनकी सेल्स हैं, उनके एक्सटेंशन काउंटर्स हैं, वो सब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जो परिणाम भविष्य में होने वाला है, या तो हम शिवाजी हो जाएं और हिंदवी स्वराज की स्थापना करें, और या फिर हम मुगलिया शासन बढ़ने दें और उसको स्वीकार कर लें। यही दो में से एक हमको करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। सरकारों को ये बात दिमाग में रखकर काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आज की जो मोस्टली सरकारें हैं वो उनके दिमाग में ये बातें हैं और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि जहां पर आप हाथ रखते हैं वहीं से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप करेंगे क्या?
जहां जहां जो जो समस्या है उन पर हाथ रख रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि मुझे लगता है कि हमारे पास पावर कम या सोर्सेस कम है। जैसा भाई साहब बता रहे थे खुराना जी कि हमारे पास फोर्स कम पड़ती जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों में से एक स्वीकार करना पड़ेगा, यही फाइनल रणनीति फाइनल हो सकता है कि या तो शिवाजी का हिंदवी स्वराज स्थापित करिए या फिर मुगलिया शासन को स्थापित कर लीजिए। हिंदवी स्वराज्य की शपथ लेंगे तो भी एफआईआर हो रहे। दुबे जी, आप देख रहे कि न्यायालय और क्या क्या हो रहा है, तो स्थापना की दिशा में बढ़े हुए कदमों का क्या होगा? बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बात बिल्कुल ठीक है। जो विरोधियों के पास शस्त्र हैं वो तो चलाएंगे ही और आपको और हमको रोकेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि ये भी जो आप कर रहे हो ना, ये भी तो एक शस्त्र है ना। हाँ। देखिए, मैं 2-3 शस्त्रों को मानकर चलता हूं। एक, इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, ये शस्त्र है आज का। दूसरा, कानून एक हथियार है आज का। इन 2 हथियारों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं ना। जब अगर हम कर रहे हैं तो सामने से भी वार आएगा, लेकिन हम दोनों को ही लड़ना ही पड़ेगा और दृढ़ता से उसके सामने रखना पड़ेगा। उसके लिए कोर्ट कचहरी, दुनिया भर के मुकदमेबाजी, ये एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। बस इतना ही है कि हम कितना आगे बढ़ पाते हैं और कब डर कर पीछे भागते हैं, यहीं पर क्रिटिकल स्टेज है। तो मुझे लगता है कि हम सबको वो करना ही पड़ेगा और इन प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और बाकी बातें जो टीवी पर नहीं हो सकती वो भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस समय संविधान बना हमारा, हाँ। तो संविधान बनते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, मुस्लिम लीग बनाकर पाकिस्तान बन गया था, तो उनके सदस्यों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह देने की आवश्यकता क्या थी? और अगर उनको जगह मिल गई थी तो वो अपना रोल प्ले कर गए थे ना उसी दिन की। कॉन्स्टिट्यूशन उनको मालूम है भविष्य का हथियार बनेगा, उनको मालूम है कि कानून भविष्य का हथियार बनेगा। इसलिए 1947 में ही 1950 तक वो अपना रोल प्ले करते रहे और करने के बाद वो पाकिस्तान जाते रहे। आप सोचकर देखो कि मौलाना आजाद जो कि अरबी व्यक्ति था, मतलब अरब में जिसका जन्म हुआ, वो हिंदुस्तानी मुसलमान भी नहीं था और वो मदरसे के अलावा कहीं पढ़ा नहीं, उसको हमने पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था। और उसने लंबे समय तक वो काम किया। उसकी जो अपनी बायोग्राफी है, उसको जब बाद में उसका लास्ट चैप्टर खुला है, जब एक्सप्लेन हुआ, तो मालूम पड़ा कि उनका ब्लूप्रिंट क्या था। तो ये ब्लूप्रिंट तो जिन्ना के समय से अभी तक चला आ रहा है और इन हथियारों को उनको मालूम है कि ये हथियार भविष्य में इस्तेमाल होंगे। इसलिए इन हथियारों को कैसे कमजोर किया जाए और कैसे सामने वाले को फंसाया जाए, ये तो 47 में ही पॉलिसी बना ली थी उन्होंने। मैं दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, एक इसमें से प्रश्न उठाकर आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। जब हिंदुस्तान सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं कि मुस्लिम देश, कतर जैसे देश, सऊदी जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश इन संगठनों को पैसा देते हैं, तो ऐसे आतंकवादी संगठनों को पैसे देने वाले देशों के साथ आंख में आग लगाकर दिखाकर बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल की जा सकती है और होनी भी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जिस समय हमको ऐसे कोई कनेक्शन मिलते हैं तो हमको सीधी बात करनी चाहिए, उनके एम्बेसडर को बुलाकर, और ये बातें उनको समझानी चाहिए। और भारत सरकार अपने संबंध इन आधारों पर निर्धारित करती है, वैसे भी करती आई है कि भाई हमारे फ्रेंड कंट्रियों से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं होगा। और हम भी ऐसा करते ही हैं कि दूसरे देशों के अगर षड्यंत्रकारी भारत में होते हैं तो भारत उस पर एक्शन लेता है। तो इन कंट्रियों से भी हमको आंख मिलाकर कहना चाहिए कि भाई ये जो आपके यहाँ से फंडिंग हो रही है, आपके यहाँ से जो नेक्सस चल रहा है, इनको आप क्यों नहीं बंद करते, या आप उस पर एक्शन लीजिए, नहीं लीजिए तो हम एक्शन लेते हैं। ये हमारा मुझे लगता है कि सीधी आंख मिलाकर कहना भी चाहिए। और सरकारें हो सकता है ये बातें कहती हों, लेकिन वो पब्लिक डोमेन पे ना आता हो। तो चलिए अब अंसारी पर एक्सपर्ट चैनल पर अंसारी पर एक्सपर्ट दुबे जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये अंसारी तो आपने आज पकड़ लिए। नहीं, मैंने तो इस आदमी को उपराष्ट्रपति रहते हुए पकड़ा है दुबे जी, आपको याद होगा। हमारे ऊपर इस आदमी ने पकड़े जाने के बाद मंत्रालय पर दबाव बनाकर नोटिस निकलवाया, और इतना ही नहीं, संसद में, राज्यसभा में हमारे खिलाफ 1 घंटा 27 मिनट बहस होनी थी। 50 सांसदों ने हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया था। मुझे कटघरे में खड़ा करने की तैयारी हो रही थी राज्यसभा में, जो कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक नहीं हुई है। 400 पन्नों का नोटिस मुझे राज्यसभा ने दिया था। ये तो इसका कार्यकाल खत्म हो गया, वेंकैया नायडू आ गए, सांसदों को भी लगा कि इसके दबाव में जाते तो शायद ऐतिहासिक गलती करते, इसलिए उसमें हम बच गए। अन्यथा आप जानते हैं कि इस आदमी को हम पहले नंगा कर चुके हैं।
हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं कि वो आपके समय समकालीन है, इसलिए आप उनको नंगा कर पाए। मैं तो बात करता हूं कि जिस समय 65 की लड़ाई हुई थी, उस समय यहां उपराष्ट्रपति कौन था, और उन उपराष्ट्रपति के 5 भाई पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुआ करता था। एक भाई कश्मीर, एक भतीजा कश्मीर अफेयर्स का मंत्री हुआ करता था, और उनके अपना पोता जो सलमान खुर्शीद मंत्री रहते हुए पाकिस्तान की विजिट पर जाते हैं और वहां पर स्टेटमेंट देते हैं, और वहां स्टेटमेंट देते समय कहते हैं कि हम और तुम भाई भाई हो, क्योंकि हमारे नाना के 5 भाई यहां पर थे और हम 2 भाई, मेरे नाना के 2 भाई वहां पर रह गए थे, और हम और आप एक ही हैं, और हम दोनों मिल जाएंगे तो सब कुछ सुलभ सुलभ हो जाएगा। तो आप सोचो कि सलमान खुर्शीद को एक समय पर, ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इंदिरा गांधी के समय पर सलमान खुर्शीद पर भी उंगली उठी थी, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में उस समय कार्यरत थे, तो आप वो राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे। आप सोचकर देखो कि ये कोई नई बात नहीं हो रही है भारत में। ये तो 47 से जिस समय देश आजाद, देश के टुकड़े होते समय ही ये सारा जाल बिछा दिया गया था, और ये सब कुछ इसका साक्षी कांग्रेस ही है। कांग्रेस की नजरों के सामने सब कुछ हो रहा था। सलमान खुर्शीद को जिस समय आगाह किया गया था कि ये चारों ओर जासूसी कर रहे हैं, तो सलमान खुर्शीद को उस समय कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? आप मुझे बताइए, जाकिर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस समय? जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष भी तो एक मौलाना था ना। तो ये जो कुछ भी हो रहा था, इन सबके पीछे कांग्रेस साथ में साथ खड़ी थी। तो आज कांग्रेस अगर कर रही है तो कोई नया काम नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कांग्रेस पर ही सीधा मुझे लगता है कि अड़गड़ा खड़ा करना चाहिए। तो ये जो हामिद अंसारी है, ये तो जीतता जागता अभी इलस्ट्रेशन सामने है। तो हमारे मुख्य पदों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर ऐसे लोग बैठे रहे जिन्होंने पाकिस्तान, मतलब खाया हिंदुस्तान का है और बजाया पाकिस्तान के लिए। ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुत्ते की पूंछ को बार बार मक्खन लगाकर सीधे करके देखने की जो आदत है, उस कारण वो कभी सीधी होनी नहीं है। हमारा समय जाना है, उसमें 75 वर्ष निकल गए और न जाने अगले पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि दूसरे तो एक डेडलाइन के साथ इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वैसे हामिद अंसारी पर अलग से एपिसोड भी करना था, लेकिन बहुत कुछ प्राथमिकता के अन्य मुद्दे थे और अब अंसारी पर बाकी लोग भी बोलने लगे, इसलिए हमने कहा कि आज केवल उल्लेख करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जनसंख्या को लेकर एक कड़ा तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जानवरों की तरह बच्चों की संख्या बढ़ाकर क्या फायदा है अगर उनको ठीक से संभाल या संस्कार भी नहीं दे सकते। वीडियो देखते हैं। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. खाना पीना, प्रजा। तो चलिए दुबे जी के बाद चलते हैं। दुबे जी, जानवरों का काम किया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, तो फिर इंसान ने जानवर को कैसे ट्रीट करना है, इसका भी तो नियम है। इस कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया? बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंसान अगर उसके पास बुद्धि ना होती, ये चैम्बर अगर ना दिया गया होता, तो इंसान से ज्यादा कमजोर कोई पशु है ही नहीं। और हम विज्ञान की भाषा में दो ही चीजें हैं, या तो प्लांट है या एनिमल है। तो हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमको सोशल एनिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, और हमारी बुद्धि ही हमारा बल है। बाकी का बल जो है वो संख्या है।
हमारा बल हमारी बुद्धि है। और जिस व्यक्ति को संख्या बढ़ाने का शौक हो तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वो मनुष्य की प्रजाति से कहीं दूर भाग रहा है, वो तो जानवरों की प्रजाति में जा रहा है। और जानवरों की प्रजाति ही ऐसी है जिसमें संख्या के आधार पर, बल के आधार पर सर्वाइवल होता है। जबकि वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान है, इंसान दूसरों के सर्वाइवल की व्यवस्था करता है। जानवर कैसे खाएंगे, प्रकृति का संतुलन कैसे होगा, जानवरों का संतुलन कैसा है, ये भी इंसान तय करता है। और अगर वो अपना ही संतुलन बिगाड़ ले तो वो प्रकृति का और संसार का, ब्रह्मांड का संतुलन कैसे तय करेगा। ये तो सीधी सी बात है कि इंसान को बुद्धि देना ही, मुझे लगता है कि भगवान ने कुछ गलती कर दी क्या कि इंसान को बुद्धि दे दी और वो जानवर। लेकिन कुछ लोग उस बुद्धि का सॉफ्टवेयर खराब कर देते हैं ना, उसको इंसान से जानवर बना देते हैं। मैं आता हूं। बिल्कुल सही बात है। उसका एक मैं आपको जर्मनी की एक रिपोर्ट बताता हूं, कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले आई थी। उन्होंने कहा विश्व में सबसे ज्यादा सिंड्रोमिक प्रॉब्लम से अगर कोई ग्रसित संसार में देश है तो वो पाकिस्तान है। और उन्होंने कहा 79% लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उसका मुख्य कारण जो है वो आनुवांशिक, जो भगवान ने आनुवांशिक चीजें हमको दी हैं, उनका आपस में विवाहकरण है। और उनके बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो डिस्टेंसिंग का ना होना सिंड्रोमिक प्रॉब्लम देता है और जिससे मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। अब सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो उसमें अगर आपने वायरस छोड़ना है तो आसानी से वो अडॉप्ट कर लेता है। तो मुझे लगता है कि एक पूरी प्रजाति में सॉफ्टवेयर, मतलब उसका हार्डवेयर ही खराब हो गया, उसी में सॉफ्टवेयर गलत तरीके से डाल दिया गया और उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया। जैसे ही उसको हिप्नोटाइज करेंगे तो वो तो इम्बैलेंस हो जाएगा और कहीं भी जाकर अपना सींग अड़ा देगा। और वो हो रहा है, वो दिख रहा है। तो पाकिस्तान के विषय में जो वर्ल्ड में जो रिसर्चें हुई हैं उनको भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर ये जो कुछ भी हो रहा है इसका परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन दुबे जी, अगर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ है तो सॉफ्टवेयर की जो भाषा है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, उसको इंस्टॉल करने वाले, उस पर बैन लगाना चाहिए। सर इसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि हाँ। अगर आपको सही से चलाना है तो लॉ एंड ऑर्डर इस स्तर पर मेंटेन करना पड़ेगा कि पूरी खाड़ी पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उन्होंने ये घोषणा की कि हम खलीफा नहीं मानेंगे और खलीफा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बावजूद वो शासन कर बैठे। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय ना होता कि हम उपनिवेशवाद खत्म करना है तो शायद खाड़ी पर उनका कब्जा होता। लेकिन उनकी खास बात थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में डंडा चलाने में बड़े परफेक्ट थे। वो इस तरह की किसी भी प्रकार का, जिनका सॉफ्टवेयर खराब है, उनको किसी भी प्रकार की माफी देने के लिए तैयार नहीं थे। और मुझे लगता है कि आज भी यूरोप में जनसंख्या बढ़ गई है, वो परेशान, अमेरिका में भी जनसंख्या कुछ पार्टिकुलर समुदाय की बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इसी की वजह से फ्रांस का एक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रांस ने किस प्रकार से एक्शन लेने शुरू किए और बहुत सारे देशों ने लेने शुरू कर दिए और वो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो माफ करेंगे किसी को। जापान का इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद दुबे जी से संपर्क टूट गया।